हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग आपके कॉस्टिंग सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। जी हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखना ही दिखना है। लगभग 100% प्रोबेबिलिटी है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको दिखेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिखे, हो सकता है कंसेप्चुअल के फॉर्म में, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में दिखे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरा कवर करेंगे अच्छे से, हर एक लॉजिक को अच्छे से समझेंगे, यहाँ तक कि सारे फॉर्मूले की लॉजिक भी समझेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आज एक लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। एक या दो वीडियो होगी इसकी, एक या दो पार्ट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम रिलेवेंट एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। और आपको रिवीजन के लिए नोट्स तो मैं प्रोवाइड करता ही हूँ हर लेक्चर में, तो यहाँ पे क्रिस्प नोट्स भी मिल जाएंगे। उसी पीडीएफ को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, इसी पीडीएफ को, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट उनको समझने से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्म दैट इज वेरी ऑब्वियस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज़ है। इकोनॉमिक्स में हमने मार्जिनल कॉस्ट ये पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एडिशनल 1 यूनिट। मतलब अगर हम एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, एक यूनिट को बढ़ाने में हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑफिशियल डेफिनेशन जो लिखी है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एज अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक्स इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच अराइजेज ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी। प्रोडक्शन क्वांटिटी को आप अगर एक यूनिट से बढ़ाते हो तो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या आएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्शन की, ये मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या चीज़ है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक सिस्टम है कॉस्टिंग करने का। अच्छा, आप कहोगे सर हमने जो पहले पढ़े थे मेथड्स वो और ये जो टेक्निक है, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल अलग है। मार्जिनल कॉस्टिंग कोई मेथड नहीं है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो हमने पहले पढ़ के आए हैं अभी तक, वो क्या थे? वो थे कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस हम मेथड्स को डिसाइड कर रहे थे। जैसे अगर टॉय की इंडस्ट्री है तो बैच कॉस्टिंग यूज़ करेगा क्योंकि उसका आउटपुट इस तरह का है। अगर स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसका आउटपुट के बेसिस पे वो यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग यूज़ करेगा। इंटीरियर डेकोरेशन है तो वो जॉब कॉस्टिंग यूज़ करेगा। बट मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, टेक्निक का मतलब है सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है, जहां आप डेटा को, जब आप कॉस्ट असर्टेन करते हो, उस डेटा को प्रेजेंट किस फॉर्म में करते हो वो मैटर करता है टेक्निक में। सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग में क्या मैटर करेगा कि जो डेटा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो उसको आप प्रेजेंट किस तरह कर रहे हो। तो जो हमने नॉर्मल कॉस्ट शीट पढ़ी थी पहले, उसके कंपैरिजन में जब मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा कॉस्ट शीट में आपको डिफरेंस दिखेगा। मतलब प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट दिखेगा, और वो तरीका एग्जैक्टली है क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एक्चुअली में मार्जिनल कॉस्टिंग कर क्या रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ इतना कर रहा है कि जो कॉस्ट को दिखाने का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। कैसे चेंज कर रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग में? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट में इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, याद है ना? नॉर्मल कॉस्ट शीट में जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, COGS, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करते थे। ओपनिंग वाले को प्लस करते थे, क्लोजिंग वाले को माइनस करते थे। तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू कैसे करते थे आप, क्लोजिंग वाले की वैल्यू कैसे करते थे? जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था उसी की बेस पे तो आप ये स्टॉक्स की भी वैल्यूएशन करते थे ना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे। तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हो तो बस जो आपकी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी चेंज आ जाएगा, उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। आप कहोगे क्यों आ जाएगा? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करोगे। आप कहोगे ये क्या है, सर चकरा रहा है। सर चकराने की जरूरत नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आती जाएगी। अभी मैं आपको ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते टाइम पे। और जबकि जो नॉर्मल हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी, जो पहले हम मतलब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ के आ रहे हैं, कॉस्ट शीट जो अपने पढ़ी थी, उसमें हम जरूरी नहीं था कि प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में खाली वेरिएबल कॉस्ट रख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे हम डायरेक्ट मटेरियल रख रहे थे, डायरेक्ट आप लेबर रख रहे थे, डायरेक्ट एक्सपेंस रख रहे थे, फिर प्राइम कॉस्ट आता था।
उसके बाद आप फैक्ट्री ओवरहेड्स रखते थे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके वेरिएबल भी आते थे, फिक्स भी आते थे। ऐसा हम वेरिएबल अलग से नहीं रखते थे कि फिक्स को हटा दिया। लेकिन मार्जिनल में ऐसा करते हैं, मार्जिनल में पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स को नहीं रखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम पे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करोगे, जब आप वो फैक्ट्री ओवरहेड जो पहले करते थे वो ना करके क्या करोगे, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड को रखोगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा चमक रहा तो बहुत है, अभी पूरा चमक जाएगा जब हम एग्जैक्ट फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है एक्चुअल में। इट इज अ कॉस्टिंग सिस्टम वेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इन्वेंट्रीज, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट सर्विसेज और इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू। कैसे करोगे वो हम आगे देखेंगे, बट अभी ब्रीफ आइडिया लो ना कि वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। अच्छा, एक और टर्म आएगा आपके इस चैप्टर में, वो है डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग कुछ नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम है, क्योंकि यहाँ पे आप जनरली क्या करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट को ही कंसिडर करते हो। डायरेक्ट यूजुअली आपकी टिपिकली वो होती है ना वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट एक और टर्म है आपका, इसको इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। ये क्या चीज़ है, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। ये क्या चीज़ है भला, देखो मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट में ये डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप प्रोडक्शन को एक यूनिट से बढ़ाओगे तो कितनी कॉस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, तब कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो मार्जिनल कॉस्ट है। डिफरेंशियल कॉस्ट में ऐसा नहीं है। डिफरेंशियल कॉस्ट में सिंपली इतना कह रहा है कि आप अगर 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करोगे, तो मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए कॉस्ट आया, और अगर मान लो आपने 2500 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, एग्जाम्पल है, तो मान लो आपका 20 लाख आया कॉस्ट। तो यहाँ जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो कितनी है, 10 लाख रुपए है। तो एक प्रोडक्शन लेवल पे जो कॉस्ट थी और दूसरे प्रोडक्शन लेवल पे जो कॉस्ट है, उनका बीच में डिफरेंस जो है वो डिफरेंशियल कॉस्ट है। दो प्रोडक्शन लेवल पे डिफरेंस क्या आ रहा है कॉस्ट का, उसी को हम डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। सिंपल, पहली स्लाइड समझ में आ गई, वेरी गुड। तो रिवीजन के लिए स्लाइड है आपके लिए, रिवीजन करोगे तो इन्हीं से करोगे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, फिर हम इसके एक्चुअल में आएंगे फॉर्मेट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये देखो यहाँ फॉर्मेट, बट ऐसे रफली थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, हमको पता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेके जाएंगे, तो हम सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल हो गया या जो भी है, ओवरहेड्स हो गए, सबके सब एलिमेंट्स को क्या करोगे आप, फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट करोगे। ठीक है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी एनालाइज करोगे कि उसका फिक्स कंपोनेंट क्या है और वेरिएबल एलिमेंट क्या है। दी मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट ही बोलते हैं। दी मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखा है, सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया भी था। आर ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में पूरा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लेके जाओगे, जो हम पहले करते थे कॉस्ट शीट में, जो हमने सीखा था, जो मैंने आपको सिखाया भी था। हम एग्जैक्टली पूरा फैक्ट्री ओवरहेड रखते थे, फिर हमारी वर्क्स कॉस्ट आती थी। ठीक है, फिर अब बाकी जो एडजस्टमेंट करते थे उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी, वो बात अलग है। तो वहां भी प्रोडक्ट कॉस्ट ही निकाल रहे हो आप, बट वहां आप पूरा फैक्ट्री ओवरहेड एक साथ लेते थे। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा, जिस पे आप स्टॉक को वैल्यू करते हो, वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, पूरा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आएगा। यही प्राइम डिफरेंस है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल को ले रहा है, वहां पे पूरे वहां पे पूरा फैक्ट्री ओवरहेड लेता था। ठीक है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वही फिनिश्ड गुड्स एंड द वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो कंप्राइज्ड ओनली ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है भाई, पूरी की पूरी प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली मार्जिनल कॉस्ट पे रहे हो, तो फिनिश गुड्स हो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो। ठीक है, अच्छा, जो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, उसको इंक्लूड नहीं करोगे प्रोडक्ट कॉस्ट में, वो तो बहुत ऑब्वियस है ना, वो तो पीरियड कॉस्ट होती है। अरे भाई, वेरिएबल सेलिंग और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर आपके हैं, वो थोड़ी डालोगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, वो थोड़ी आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सीओजीएस निकालते हो, सीओजीएस के बाद कॉस्ट शीट याद आ रही है ना, विजुलाइज कर पा रहे हो ना भाई। अगर कॉस्ट शीट नहीं आती है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ आपको। ठीक है, चलो एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। कॉस्ट शीट पे हमने क्या पढ़ा था, या फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहले हमने प्राइम कॉस्ट निकालते थे, याद करो। प्राइम कॉस्ट के बाद आप फैक्ट्री ओवरहेड अगर ऐड करते थे तो आपका वर्क्स कॉस्ट आता था।
फिर कुछ एडजस्टमेंट करते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था। फिर आप फिनिश्ड स्टॉक की भी एडजस्टमेंट करते थे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आप एडजस्टमेंट करते थे किसकी? एडमिन ओवरहेड आपके जो होते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग सेलिंग ओवरहेड्स या डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी ओवरहेड्स हैं सबको ऐड करते थे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आता था। रिवाइज करा दिया मैंने, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट का क्राइटेरिया था जो हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ये जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड है जो है, भले वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, उसको आप इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मत डाल देना। ये तो हमको पहले से पता है, पहले भी नहीं डालते थे भाई। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू तो इन्वेंट्री की होती है, वही तो हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए यूज करते हैं ना। तो यहाँ भी वही करोगे, भले वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या आपका सेलिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएबल ओवरहेड है, भले वो वेरिएबल है लेकिन उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मत डाल देना, उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में मत डाल देना। यही लिखा हुआ है, ईजी है, ठीक है। अभी जब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपका ये क्वेश्चन होगा ना, यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ लिखा है पीरियड कॉस्ट। डिफरेंस सिंपल है भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को आप तब कंसिडर करते हो जब वो सामान बिक रहा होता है। मैचिंग प्रिंसिपल जो हमने अकाउंटेंसी में डिस्कशन करके आ चुके हैं। जब सामान बिकता है, जब सामान बिकता है तब हम उसकी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वो सारी कॉस्ट आती है। लेकिन पीरियड कॉस्ट वो होती है जो उस अकाउंटिंग पीरियड में अकर होती हैं, उसकी आप एंट्री करते हो, वो पीरियड कॉस्ट है। उसको आप लिखोगे ही लिखोगे, भले सामान बिकाओ ना बिकाओ, उसको बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। तो जो फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसको उसको हम पीरियड कॉस्ट मान के चलते हैं। एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दैट पीरियड फॉर विच दे आर इनकर्ड। तो फिक्स कॉस्ट को हम क्या करते हैं? पीरियड कॉस्ट मानते हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि आपको अभी कंट्रीब्यूशन का मतलब नहीं पता है। तो जब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो आपको कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही रफली थोड़ा बता देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए। जो आपकी टोटल सेल वैल्यू होती है, जो आपने सामान बेचा, जो भी आपकी सेल वैल्यू है, उसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को हटा दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी आप प्रॉफिट वर्ड सुनते हो ना, तो प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये आप कहोगे सर ये क्या हो गया? ये ऐसा ही है। मतलब प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है और जो मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें एक आपका आएगा भी पीवी रेशियो आएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो कंट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल में। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हो आप? कंट्रीब्यूशन मतलब वेरिएबल कॉस्ट को सेल से हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के अलावा जो कॉस्ट बची है वो है फिक्स कॉस्ट, और जब फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो एक्चुअली प्रॉफिट आता है। लेकिन ये मान के चलती है कंपनी या बिजनेस कि फिक्स कॉस्ट को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना, फिक्स कॉस्ट तो लगनी है। इसलिए वो कहता है तुम कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रहेगी रहेगी। शॉर्ट टर्म में आप खाली वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट को नहीं चेंज कर सकते, यही अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन का रोल होता है, ये लिखा हुआ है। तो प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब कंट्रीब्यूशन क्या है मैंने समझा दिया है ब्रीफ में अभी, बट इसकी डिटेल में आगे बताऊंगा अभी अगली स्लाइड में। फिर लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू देयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो वही चीज हो गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से ही आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालोगे डिपार्टमेंट का या प्रोडक्ट का। कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसको भी यहाँ समझोगे। चलो देखो लिखा हुआ है, टॉपिक क्या है नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ध्यान समझो, ये हमारी है कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, मतलब कॉस्ट शीट बोल सकते हो उसको, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो कॉस्ट शीट जो हम अभी देख रहे हैं और जो हमने पहले कॉस्ट शीट देखी थी, इसमें डिफरेंस दिखेगा आपको, क्लियरली डिफरेंस दिखेगा। यहाँ देखो क्या है, रेवेन्यू लिखा हुआ है, ये कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट है। तो ये कॉस्ट शीट से एक आगे का पार्ट है, मतलब यहाँ पे देखो रेवेन्यू भी लिखा हुआ है, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करके फिर प्रॉफिट निकाला गया है, इसलिए इसका नाम एग्जैक्ट कॉस्ट शीट नहीं रखा गया है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट रखा गया है। तो रेवेन्यू लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय तो हम करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हम करते थे, प्राइम कॉस्ट आता था हमारा। यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से लिखोगे, प्रोडक्ट कॉस्ट लिखा आपने। फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद आप वहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट शीट में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड लिखते थे। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखोगे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिखोगे या फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखोगे, सिर्फ वेरिएबल के लिखोगे यहाँ पे, जिससे आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट बन के आ जाए।
ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, यही आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा। ठीक है, ये चारों जुड़ के आपके प्रोडक्ट कॉस्ट में या इन्वेंट्री कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब रिवेन्यू से जब इस प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस करोगे तब आपका कंट्रीब्यूशन आता है, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन आता है। ये मेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन है। जो हमने जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है अभी वो नहीं आया, ये सिर्फ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब इसके बाद जो बाकी वेरिएबल की चीजें हैं वो भी माइनस करनी पड़ेंगी भाई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं या जो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, इनको भी माइनस करोगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो मेन फंडा होता है वो यही होता है। सेल्स इज इक्वल टू मान के चलते हो वेरिएबल कॉस्ट, मान के क्या चलते हो ऐसा ही होता ही है। सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट बन गई, और सेल्स में प्रॉफिट भी ऐड होता है प्लस प्रॉफिट। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपको रटनी याद करनी है। याद क्या करनी है, लॉजिकल है ये। पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्रक्स एक ही इक्वेशन में है। पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्रक्स एक ही इक्वेशन है। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट जो है लिखी है ना यहाँ पे, तो ऊपर पे जो वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो गई है उसके बाद बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट को भी ऐड करो। जो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, इनको भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब ओवरहेड्स में ऐड किया। फिर इस ओवरहेड को यहाँ जो आपका आंसर आया था प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उससे माइनस कर दिया। माइनस करोगे ना भाई, रिवेन्यू ऊपर लिया था माइनस करते जा रहे हो, तब आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। मतलब सेल्स माइनस ओवरऑल जो वेरिएबल कॉस्ट करते हो तो कितना बचेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी का नाम इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दे दिया है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंट्रीब्यूशन, ये वाले कंट्रीब्यूशन में कहा गया, ये जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें आ गई, फिक्स कॉस्ट भी होगा, अभी प्रॉफिट भी होगा। तो चलो फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, और फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी माइनस, जितने भी फिक्स वाले हैं सबके सब हमने माइनस कर दिए भाई। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई। ठीक है, अच्छा ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया था ना शायद, हाँ ठीक है। ओके, तो अच्छा एक चीज़ बतानी थी मुझे आपको इसमें। देखो यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे एक स्लाइड थी जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा था, मार्ज वेरिएबल वाले जो है ट्रीट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने देख के आ चुके हैं, अब फॉर्मेट से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट फिर से देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो कंप्राइज ओनली ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। और वेरिएबल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को वैल्यू को आप नहीं कंसिडर करते हो इन्वेंट्री में वैल्यू करते टाइम पे। देखो इन्वेंट्री पे जो वैल्यू कर रहे हो आप, ये लिखा है ना इन्वेंट्री या प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें आप वेरिएबल एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो ये पॉइंट भी प्रूव हो गया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को क्या लेते हैं, पीरियड कॉस्ट लेते हैं। तो देखो फिक्स कॉस्ट को हम क्या ले रहे हैं, पीरियड कॉस्ट ले रहे हैं। सामने सामने आपके सामने पूरी पूरी कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, पीरियड कॉस्ट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्लियर हो गया, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको इसमें बता दिया फॉर्मेट में कि कैसे फॉर्मेट इसको प्रूव करता है। ठीक है, तो आपका ये फिक्स कॉस्ट भी सारी की सारी माइनस कर दी, तो आपकी क्या बच गए, प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है आपका प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है, मार्जिनल कॉस्टिंग में यही है बेसिक फंडा। अब हम आगे पढ़ते जाएंगे और चीजें, बट बेसिक फंडा आपको यही जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है इसको लिख के याद कर लेना। रिवेन्यू लिखोगे, फिर प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल लिखोगे, डायरेक्ट एम्प्लॉय लिखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखोगे, तो प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी या इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू इसी कॉस्ट पे होती है। फिर आप बाकी की जो वेरिएबल हैं उसको भी माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। फिर आप फिक्स वाले माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, और इसको इक्वेशन के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बचेगा। यही हमारा यहाँ पे भी आया था। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, पहली चीज सिंप्लीफाइड प्राइसिंग पॉलिसी होगी, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेके चल रहे हैं तो सिंप्लीफाई हो जाती है चीजें, हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं अभी चीजों को बस। प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, भाई आप जो ओवरहेड है उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट कर दे रहे हो कि वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। आपको पता चल पाएगा कि हाँ वेरिएबल की वजह से हमारा इतना खर्चा बैठ रहा है, फिक्स की वजह से इतना खर्चा बैठ रहा है, उसकी रिकवरी आप प्रॉपर कर सकते हो। रियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाता है ये। रियलिस्टिक प्रॉफिट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगेन आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में आप फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, तो रियलिस्टिक प्रॉफिट की बात करता है कि आपको जो कंट्रोलिंग करनी है कॉस्ट की, वो कंट्रीब्यूशन के थ्रू करो ना।
कंट्रीब्यूशन में जो जो फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूशन में जो जो फैक्टर्स हैं उनके थ्रू कंट्रोल करो ना, इसलिए बोला है रियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब फिर वही चीज हो गई भाई, अगर वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर रहे हो तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। फिक्स कंपोनेंट तो फिक्स है, तो आपको कितने स्केल में प्रोडक्शन करना है कि आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बचे लास्ट में, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट बचे, उसके लिए आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी ना, इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा आउटपुट देना पड़ेगा, तभी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन लास्ट में बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला हाउ मच टू मोर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, ये भी सिखा दिया मैंने। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग आप कर ही शॉर्ट टर्म के ले रहे हो, क्योंकि आप वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ा कंसिडर करके अपनी प्लानिंग को पूरा कर रहे हो कि कितना प्रोडक्शन करना है। देखो लिखा है ना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दोगे कोई बात नहीं, बट फिर भी मैंने एक ऐसा करके सिंपली ब्रीफली बता दिया, मेन आपका यही था जो मैंने पढ़ाया अभी। चलो, अब मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस किया है, मैंने आपको पहली स्लाइड में समझा दिया था, बट एक्चुअली में स्लाइड वाइज यहाँ पे इसकी बारी आती है, यहाँ इसको समझ लो अच्छे से। देखो ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच है, इसमें मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि डायरेक्ट मटेरियल लेते थे, डायरेक्ट लेबर भी लेते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेते थे, साथ ही साथ फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल भी लोगे और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी लेते थे आप प्रोडक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए। तो चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे उसमें आप ये सारी चीजें लेते थे, मैंने अभी सिखाया ना पहली वाली कॉस्ट शीट में, क्या बताया मैंने कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, साथ में फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आपका फिक्स भी आ जाएगा, वेरिएबल भी आ जाएगा। तो और आपकी जो इसको चार्ज करोगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में करोगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में करोगे, ऐसा ही बोल सकते हो, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, चलो ठीक है। तो ये चार्ज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो हम तब चार्ज करते हैं जब हम गुड्स को बेचते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये भी सिखाया था पहले मैंने, अभी भी सिखाया है। अच्छा, बाकी सारे जो एक्सपेंस हैं, चाहे सेलिंग हो, एडमिन हो, या डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड हैं, सारे के सारे एक्सपेंस वो आपके पीरियड कॉस्ट हैं, मतलब जब वो अकर होते हैं तभी उनकी एंट्री कर देते हो, उसका क्लोजिंग स्टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका क्लोजिंग स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड नहीं रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपका जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है वो नहीं रहता है, वो रहता है नीचे। वो कैसा रहता है? वो पीरियड कॉस्ट रहती है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और इसी की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू निकालोगे ना आप, इन दोनों मेथड्स के थ्रू अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे तो दोनों में अलग अलग आ जाती है। क्लोजिंग स्टॉक की जब आप वैल्यू निकालते हो तो दोनों में अलग अलग आ जाती है, इसी रीजन की वजह से। अभी इसको डिटेल में समझेंगे, अभी इतना समझ में आ गया ना आपको? क्योंकि यहाँ देखो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग आ जाएगा, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जा रही है, देखो ना, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड हो जा रहा है, बट यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप निकालोगे वो आपका अब्जॉर्प्शन में ज्यादा आएगा और जो आपका मार्जिन में कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ले रहे हो। ये डिफरेंस है मेन। तो क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी भाई, अब्जॉर्प्शन में ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, मार्जिन में कम आएगा। अगर हम ओपनिंग को इग्नोर करें तो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है अभी मान के चल रहे हो तो। ठीक है, ये डिफरेंस है फॉर्मली मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। इसको भी एक बार रीड करके आपको मैं सिखा देता हूँ अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ समझाने में। ये सब ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अभी समझ के आए थे भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स भी वेरिएबल दोनों ही लेते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए। फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे पीरियड कॉस्ट मानते हो आप मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज जज्ड बाय देयर पीवी रेशियो। अच्छा, आप कहोगे पीवी रेशियो क्या है सर, आपने पढ़ाया नहीं, अभी आगे आएगा ये, बट ब्रीफली बता देता हूँ आपको। पीवी रेशियो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन का कितना परसेंटेज है टोटल सेल का। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी सिखाया था, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, मतलब प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसको मिला के कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोलते हो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हो। तो आप कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करोगे टोटल सेल से क्या वैल्यू है, तब आप प्राइसिंग डिसीजन वगैरह लेते हो अपना। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को चार्ज करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज कर देते हो। ठीक है, और उस फिक्स कॉस्ट का हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ शेयर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स कॉस्ट के अपॉर्चुनिटी में भी डिपेंड करती है, इन्फ्लुएंस होती है उससे। थर्ड, कॉस्ट डेटा प्रेजेंटेड हाईलाइट द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट।
जो भी आपका कॉस्ट डेटा प्रेजेंट होगा वो टोटल कंट्रीब्यूशन दिखाएगा हर एक प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट डेटा जो है कन्वेंशनल पैटर्न में ही होता है, नेट प्रॉफिट दिखाएगा ईच प्रोडक्ट का, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट के साथ। बट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाता है आपको। कंट्रीब्यूशन मतलब खाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन भी दिखाएगा। बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको पूरा नेट नेट दिखाता है, वेरिएबल और फिक्स भी माइनस करते हो साथ में, ऐसे करके फिक्स्ड और वेरिएबल का अलग अलग नहीं निकाल के चलते हो आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कन्वेंशनल वे में। वहाँ आपके जो क्लासिफिकेशन था वो फंक्शनल बेसिस पे था कि फैक्ट्री के हैं या फिर एडमिन का है, ऐसे फिक्स वेरिएबल को अलग अलग नहीं करते हो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। Fourth, the difference in the magnitude of opening stock and closing stock does not affect the unit of cost of production. कह रहा है कि अगर डिफरेंस है ओपनिंग स्टॉक में या क्लोजिंग स्टॉक में तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फर्क पड़ेगा। द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट्स द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ रिलेटेड फिक्स कॉस्ट। ये आपको पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। मैंने आपके लिए एग्जांपल इंक्लूड किया है क्योंकि ये एक प्रॉपर एक टॉपिक है ये, कि कैसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू आपके प्रॉफिट्स चेंज होते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको पेंडिंग रखते हैं अभी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं, बाकी तो हम पीरियड कॉस्ट मान के चल रहे थे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो कॉस्ट पर यूनिट है वो तो सेम रहेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ाओ घटाओ क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट सेम ही का सेम ही रहना है। तो वही बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिक्स का कंपोनेंट भी डालते हो आप, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स का कंपोनेंट भी डालते हो। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बढ़ेंगी तो पर यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट में जो फिक्स कॉस्ट अपोर्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कम होता जाएगा। अरे बाबा, अगर आपका 1 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड है, अगर आप 1 लाख यूनिट बना रहे हो तो इस 1 लाख का हर यूनिट में कितना रुपए जाएगा, 1-1 रुपए जाएगा, जाएगा ना। अगर आप 1 लाख की जगह 2 लाख यूनिट बना लोगे तो इस फिक्स्ड ओवरहेड का कितने रुपए जाएगा हर यूनिट में, फिर 0.5 रुपीज जाएगा। तो फर्क पड़ रहा है ना, बस यही पॉइंट बोल रहा है इस लास्ट वाले फिफ्थ पॉइंट में, कि जो यूनिट, जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो यहाँ अपॉर्चमेंट कम हो जा रहा है ना, तो पहले वाले के कंपैरिजन में नया वाला जो कॉस्ट पर यूनिट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिक्स वाला पोर्शन कम हो जा रहा है अपने आप, वेरिएबल वाला तो सेम ही रहेगा, वो तो सेम वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ठीक है भाई, अब आते हैं ये पॉइंट को डिटेल में समझने की बारी, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाला वहां पे भूल जाओ, पूरा डिटेल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था पहले भी और आ सकता है, इसको ढंग से समझना। ठीक है, मैं समझा भी बहुत प्यार से रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझते रहना, मल्टीपल टाइम वीडियो को देख लेना। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट का डिफरेंस आ सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट का डिफरेंस आ सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के डेटा अगर आपको दिया होगा तो। कैसे, अगर मान लो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये समझो कि क्लोजिंग स्टॉक का फर्क पड़ क्यों रहा है, तो लॉजिकल है, वो तो आप अकाउंट से ही पढ़ के आ चुके हो भाई। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड में रहता था कि नहीं रहता था। अब भाई क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट भी आपका ज्यादा हो जाता था। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहता था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहता है ना। तो भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी अपना ज्यादा हो जाएगा ना, बस उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई, और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग हो रहा है, अलग अलग। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग निकल रहा है आपका, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक की जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन भी डिफरेंट हो जाएगी दोनों ही केस में। तो अगर कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही केस में बिल्कुल इक्वल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट लॉस है वो तो एकदम लास्ट में आएगा ना, वो तो सब सारी सारी चीजें माइनस करने के बाद ही आएगा। भले आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों में डिफरेंट आएगा, लेकिन नीचे जाके सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारी ही कॉस्ट लेनी पड़ती है दोनों ही केस में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इसलिए। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट लॉस दोनों ही केस में इक्वल आएगा। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट वाले प्रॉफिट की, सारे के सारी कॉस्ट माइनस कर दिया आपने, चाहे वो एडमिन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सब कुछ माइनस करके प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू द क्लोजिंग स्टॉक, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की कोई वैल्यूएशन होगी ही नहीं, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग हो गया। मतलब ये है कि जितना आपने प्रोडक्शन किया उतना ही बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा। क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेट प्रॉफिट में, जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी कॉस्ट ही माइनस होने वाली है। हाँ, अब थर्ड और फोर्थ वाला टिपिकल केस है, ध्यान से सुनो, इसका भी एग्जाम्पल भी लाया हूँ, डोंट वरी। ये वाला एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ला रखा हूँ कैसे फर्क पड़ता है। अभी मेरी बात सुनते जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, इसका सिंपल मतलब इतना है कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है और सामान बच गया है, सेल उतनी नहीं हुई है। सिंपली मतलब इतना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक मोर देन ओपनिंग स्टॉक है, मतलब कुछ बचा था और फिर कुछ प्रोडक्शन किया, टोटल आपको मिल गया इतना बेचना है, बट आप इतना बेच नहीं पाए, कुछ बच गया, और जो बच गया है वो ओपनिंग स्टॉक से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है प्रोडक्शन ज़्यादा था और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो नहीं, जो बच गया है, वो थोड़ा सा सामान बच गया आपका। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा था, सेल कम हुई है आपके उससे कंपैरिजन में। ठीक है, देखो लिखा हुआ है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड इज मोर देन द सेल्स, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक आता है भाई, वरना क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? जब प्रोडक्शन ज़्यादा है और सेल कम हुई है तभी तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, वरना क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से बचता? ठीक है, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो। मैंने आपको सिखाया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है आपका, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका बच रहा है, तो पहली बात तो ये समझो कि क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी? क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में ज़्यादा होगी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा होगी? आपको ये बात मैं सिखा चुका हूँ कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप वैल्यू करते हो, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो, तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन भी लेके चलते हो ना, कॉस्ट में लेके चलते हो ना, तो इसका मतलब है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो भी कॉस्ट आ रही होगी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो भी कॉस्ट आ रही होगी वो ज्यादा हो जा रही होगी। बात समझना, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या करके चल रहे हो, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या क्या करके चल रहे हो, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हो, तो वहां पे आप फिक्स्ड ओवरहेड को भी इंक्लूड कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ले रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही होगी। मतलब जब आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब वही इन्वेंट्री का बैलेंस जो बचा हुआ है, उसको जब वैल्यू करोगे, तो मार्जिनल कॉस्ट में कम वैल्यू आएगी और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा आ गई, जब आप पूरा का पूरा कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओगे या फिर आप पीएल ही बनाओगे मान लो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड पे रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रहेगा। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी यहाँ ज़्यादा होगा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पे, देन द प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन अप्रोच विल बी मोर देन, जो मैंने आपको सिखाया, बट मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। इसने लॉजिक नहीं दे रखा बट मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, ऐसा लॉजिक दिया है इसने भी। रीजन बिहाइंड दिस इज द डिफरेंस इज दैट पार्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूडिंग द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसका रीजन जो भी है, बट मैंने आपको मेन रीजन बता दिया। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, उसकी जो कॉस्ट है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है इस साल की कॉस्ट में आप ऐड ही नहीं करते हो, उसको आप क्रेडिट साइड में लेके जाते हो, फिर वो अगली साल की कॉस्ट में ऐड होता है, क्योंकि वो आपने बेचा नहीं है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट में है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब यही कि जब आपने बेचा है तभी उसकी कॉस्ट लेके चलोगे, तो वो कॉस्ट आगे जा रही है, वो कॉस्ट आगे जा रही है, इस साल ऐड नहीं हो रही है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ऐसे समझो आप। आगे जा रही छोड़ो वो सब, बेसिक समझो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यूएशन पे होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे रहता है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी ज्यादा आ जाएगा। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मार्जिनल में कम आएगा, यही लिखा हुआ है। देखो अब्जॉर्प्शन में ज्यादा आएगा और मार्जिनल में कम आएगा, तो ये पॉइंट याद रखना, समझा भी दिए, एग्जाम्पल भी लेके आया आपको समझाने के लिए, बट याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट उतर के आ सकता है इससे। ठीक है भाई, सिंपल हो गया ये। अब आते हैं अगले में, ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन दी क्लोजिंग स्टॉक। उल्टा कर लो, ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, इसका मतलब जितना आपने प्रोडक्शन किया उससे ज्यादा आपने बेच दिया है, क्योंकि ओपनिंग का भी कुछ पार्ट बिक गया है ना, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, ओपनिंग का भी कुछ पार्ट बेच दिया है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, ओपनिंग का भी कुछ आपने बेच दिया है, अगर तो जो ओपनिंग की कॉस्ट है वो भी इस साल आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी भाई, मैचिंग प्रिंसिपल यही तो कहता है, पिछले साल से जो उतर के आ रहा है वो इस साल ऐड हो जाएगा कॉस्ट में, अगर इस साल बेच रहे हो तो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक।
तो उल्टा हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी मार्जिनल अप्रोच के थ्रू जो निकलेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू जो प्रॉफिट निकलेगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा हो गया है। क्यों हो गया उल्टा? क्योंकि देखो, बात को समझना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ज्यादा पे वैल्यू हुआ होगा। मैंने बताया था ना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा पे वैल्यू होता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा पे वैल्यू हुआ होगा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। इस साल की थी वो कॉस्ट बन जाएगा, इस साल का वो एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि इस साल बेच रहे हो उसको। तो इस साल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक्सपेंस हो गया ज्यादा, इस साल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक्सपेंस हो गया ज्यादा। और मार्जिनल कॉस्टिंग ऑन दी अदर हैंड, उसकी क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू पे हुई, कम वैल्यूएशन हुई होगी उसकी, पिछले साल की जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस साल इसका एक्सपेंस कम होगा एज कम्पेयर टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सपेंस अगर कम है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कंपैरिजन में तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो ऊपर लॉजिक था वही लॉजिक लगा है। बस ऊपर लॉजिक ये था कि ऊपर ऊपर जो थर्ड वाले पॉइंट में लॉजिक ये था कि हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पर डाल रहे थे, तो हमारी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम बढ़ रही थी। फोर्थ केस में क्या हो रहा है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का एक्सपेंस को बढ़ा रहा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो जा रहा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो ऊपर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, नीचे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कम हो रहा है, बस। ठीक है। अच्छा, इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपके लिए ले आया हूँ। ये आपका ये वाला तो होमवर्क है आपका, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पर जो मेन काम मैं आपको बताने लाया हूँ, इस एग्जाम्पल को लेके आया हूँ, वो इस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो प्रॉफिट कैसे अलग अलग आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए लाया था मैं। ठीक है, और क्यों आ रहे डिफरेंट अलग अलग प्रॉफिट्स? क्योंकि देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ बच रही है। देखो 60 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए बस ये आपका प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है। बाकी डेटा मैटर नहीं करेगा, मेन आपका मैं ये समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिख के लाया हूँ, बाकी तो ईजी है क्वेश्चन ये। 60 यूनिट्स आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है ना, इसकी वजह से ये प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है दोनों की दोनों मेथड्स में। अच्छा, आपको ये प्रॉफिट दिख रहा नहीं दिख रहा? रुको मैं अपनी फोटो उठाता हूँ पहले यहाँ से इस स्लाइड के लिए। वेट, फोटो, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ना ये प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, देखो 28,000 यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, अब दिख रहा है ना आपको? हाँ, 28,000 यहाँ प्रॉफिट आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग पे, बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखो 40,000 आ रहा है, और रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या सिखाया था अभी पीछे याद करो, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 60 यूनिट्स बच रहा है ना, देखो, और हमने क्या पढ़ा था अभी, पीछे याद करो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, और यहाँ ओपनिंग स्टॉक जीरो था, हमने क्या पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट आएगा, जो कि ये है, वो ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग है। देखो प्रूव हो गया, यहाँ ज्यादा है, देखो इससे। क्यों है? देखो, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, वो ज्यादा आ जाएगी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने बताया था ना कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे जाता है। देखो क्रेडिट का मतलब क्या, कि लेस कर रहे हो, कॉस्ट से लेस कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए लेस कर रहे हो। तो यहाँ 60 यूनिट्स है, इसकी कॉस्ट को निकालने के लिए आपने ऊपर वाली वैल्यू ली है 2,20,000, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल ही लोगे, वेरिएबल कॉस्ट है, और आपका फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्ब जो भी किया है वो भी लिखोगे, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स वाला भी लेते हो। ये सब कैलकुलेशन मैटर नहीं करेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 2,20,000 आया, 2,20,000 आया, और टोटल आउटपुट आपका 220 यूनिट था। तो एक यूनिट की कॉस्ट निकाली है क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए, 60 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग यूनिट 60 यूनिट्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 आ गया। लेकिन यहाँ देखो, अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या कर रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकाला है, सिर्फ वेरिएबल ले रखा है। देखो 220 इंटू 800 जो यहाँ पर किया था, फिक्स वाला लिया है क्या? नहीं लिया है, इसीलिए इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ गई है। इसीलिए इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,76,000 आई है, 1,76,000, और यहाँ पे आई थी 2,20,000। और क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ गई है, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट कम आ गई है, तो यहाँ पे जब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करोगे, तो जो पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे उसके लिए क्या करोगे, 1,76,000 डिवाइड बाय 220 यूनिट्स करोगे, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक 60 यूनिट्स था, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48,000 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है और यहाँ ज़्यादा है, और क्योंकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, मतलब क्रेडिट साइड वाला कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी यहाँ पे देखो कम आ गया, आया। और एक जादू देखो यहाँ पे, जितना ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है उतना ही प्रॉफिट भी कम है। देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 60,000 था और यहाँ 48,000 था, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट कम हुआ इस क्लोजिंग स्टॉक की वजह से? 12,000 प्रॉफिट कम हुआ। इस क्लोजिंग स्टॉक कितना कम है यहाँ पे? 48,000 है,
और यहाँ 60,000 है, तो 12,000 क्लोजिंग स्टॉक कम है। तो देखो प्रॉफिट में भी यही डिफरेंस है, यहाँ पे 12,000 कम था तो प्रॉफिट भी 12,000 कम हो गया, यहाँ 40 था और यहाँ 28 हो गया। देखा जादू? जादू नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, इसलिए सिर्फ इसी से फर्क पड़ा। तो इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक सेम नहीं है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। और यही बेसिक डिफरेंस है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में, बस इतना ही समझना होता है इस चैप्टर में। चलो, मतलब सीवीपी एनालिसिस के अलावा अब पढ़ते हैं सीवीपी एनालिसिस, बट उसके पहले मैं अपनी फोटो जो है दोबारा से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो, अब आते हैं सीवीपी एनालिसिस में। सीवीपी एनालिसिस क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। देखिए बात समझना, ये एक ऐसा टूल है, मैनेजरियल टूल है, जो रिलेशनशिप दिखाएगा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बीच में। प्रॉफिट प्लानिंग के लिए जरूरी होता है। जैसे प्रॉफिट प्लानिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, इन सब के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग की क्रक्स ये इक्वेशन है। शुरू में सिखा दिया था ना, बोलो। सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही इक्वेशन इन लोगों ने ऐसे लिखी हुई है। सेल्स को माइनस करके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया इनने, तो उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये भी मैंने सिखाया था, देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है? कंट्रीब्यूशन। और चाहो तो कंट्रीब्यूशन को फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकते हो, वो भी मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। तो पूरी की पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग इसी पे टिकी हुई है, किस पे? सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस है तो माइनस लॉस हो जाएगा। तो इसको उल्टा भी कर दोगे, सेल्स माइनस फिक्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही कंट्रीब्यूशन बोलते हैं हम, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में इसी को प्रॉफिट बोल देते हैं हम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ही प्रॉफिट बोल देते हैं हम, ठीक है। अभी पढ़ोगे आ गया। जैसे पीवी रेशियो देखो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट डिवाइड बाय वॉल्यूम दिख रहा है, बट ये पी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स वॉल्यूम। वी का मतलब तो पता ही है आपको, मतलब सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स ले रखा है। चलो ये तो बाद में करेंगे, पहले देखो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का कंडेंस रिव्यू देखो। कंडेंस रिव्यू मतलब जो पहले हमने देखा था वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देखा था ना यहाँ पे। ये अब देखो कंडेंस व्यू में कैसे कर रखा है इन्हें। सेल लिखी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी है, क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, क्या आ गया? प्रॉफिट और लॉस आ गया, ठीक है भाई। सिंपल सा है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। यही तो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूले पे भाई। पीवी रेशियो का मतलब मैंने समझा दिया था कि सेल के कंपैरिजन में कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल से माइनस कर दोगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, या फिर बोल दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बचा है आपके पास, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 कर दोगे, पीवी रेशियो आ जाएगा। अच्छा, अगर 2 ईयर का डेटा दिया है आपको तो पीवी रेशियो को ऐसे भी निकाल सकते हो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन करो या चेंज इन प्रॉफिट करो, डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। जो ऊपर का फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल वही है, बस यहाँ पे चेंज इन कंट्रीब्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट कर दिया है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी चेंज इन सेल्स कर दिया है। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। ब्रेक इवन एनालिसिस ना एक मेथड है सीवीपी को स्टडी करने का, जो हमने सीवीपी देखा था ना अभी, जहाँ पे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिट प्लानिंग के लिए। उसका एक तरीका ब्रेक इवन एनालिसिस है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस पॉइंट पे हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो भी सेल करेंगे वो सब की सब हमारी प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो जाएगी। तो नैरो सेंस में अगर बात करूं मैं इस टेक्निक की, तो इट इज कंसर्न विद द कंप्यूटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट देख लो कि इस इतने नंबर ऑफ सेल, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर आप सेल कर दोगे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में आ जाओगे। अगर ब्रॉड सेंस में इस ब्रेक इवन एनालिसिस की मैं बात करूं, तो एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट या गिवन लेवल ऑफ सेल में आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वो भी इससे डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। एक गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट या फिर सेल पे आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा वो भी इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी आप आगे सीखोगे पूरा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फॉर्मूले को रटो नहीं, फॉर्मूले का लॉजिक समझो। आपको पता है कि आपको अपने कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन क्या होता है पहले पढ़ के आ चुके थे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन से आपको क्या चीज रिकवर करनी है? फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है इस कंट्रीब्यूशन से। तो पर यूनिट की बात करूं कंट्रीब्यूशन की तो भी वही कॉन्सेप्ट होगा। तो
हमें इस कंट्रीब्यूशन से पूरी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। तो मैं कितने यूनिट को सेल करूंगा जिससे मेरी ये पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है, तो पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट ऊपर लिखा हमने, और हर एक यूनिट पे जितना कंट्रीब्यूशन आप अर्न अर्न कर रहे हो, एक यूनिट पे जितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हो उसको डिवाइड कर लेना है इससे। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी आपकी जो कि ब्रेक इवन पॉइंट दिखाएंगी आपको, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, क्योंकि भाई ऊपर न्यूमरेटर आपका फिक्स कॉस्ट दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है कि कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे कितना मिल रहा है। जब आप उसको डिवाइड करोगे, अरे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है, एक यूनिट को बेच के जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 10 रुपये मिल रहा है। तो आप अगर कितनी यूनिट बेचोगे, आप बेच दोगे 1,000 यूनिट। अगर आपने 1,000 यूनिट बेच दी, अगर आपने 1,000 यूनिट बेच दी, तो टोटल आपका कितना कंट्रीब्यूशन कवर हो जाएगा, सॉरी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 10,000। तो मतलब पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। और अगर पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई तो बचा क्या, प्रॉफिट। और यहाँ पे प्रॉफिट क्या आएगा, जीरो अभी। और जहाँ प्रॉफिट नहीं होता, जहाँ लॉस नहीं होता, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का बनता है। तो फॉर्मूले को भी लॉजिकली समझा जाता है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट आता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कैश फिक्स कॉस्ट लेते हो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका यही है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ है इसी का। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जितनी बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, उतनी सेल्स रिवेन्यू देखो बढ़ता जा रहा है। ये सेल्स रिवेन्यू का ग्राफ है, जितना भाई नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओगे सेल्स रिवेन्यू बढ़ता जाएगा, ये अमाउंट है। ठीक है, और टोटल, और ये फिक्स कॉस्ट है आपकी जो हमेशा फिक्स रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही है तब भी फिक्स कॉस्ट सेम है। और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है इसकी, वेरिएबल कॉस्ट आपको ये ऐसे दे रखी है, बट वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नहीं दी है आपको। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट की लाइन दे रखी है आपको। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आता है, ये टोटल कॉस्ट की लाइन दे रखी है आपको। ठीक है, ये वाली, तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन है और ये टोटल, ये सेल्स रिवेन्यू की लाइन है। ये जहाँ पे कट करेंगी, मतलब जहाँ पे कॉस्ट और रिवेन्यू इक्वल हो जाएगा, वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लिखी हुई हैं, तो ये 800 और 1200 के बीच में है तो 1000 होगा। इस ग्राफ के हिसाब से 1000 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको सिर्फ इतना समझना है ब्रेक इवन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये सेल रिवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, बस इतना समझना है। जहाँ पे दोनों कट करेंगी, मतलब आपका सेल रिवेन्यू भी 500 हो गया, 500,000 हो गया, और आपकी टोटल कॉस्ट भी 500,000 हो गई, और दोनों जहाँ पे इक्वल होती है वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। बस इतना ही समझना है इस ग्राफ में अभी के लिए। इस ग्राफ को मैं आगे और बताऊंगा डिटेल में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो ये देखो आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस वाले में थोड़ा डिटेल में दे रखा है यहाँ पे चीज़ें, देखो यहाँ पे ये आपकी सेल लाइन है जो पहले भी थी, ये आपकी टोटल कॉस्ट लाइन है, ठीक है, जो पहले भी थी, और ये आपका फिक्स कॉस्ट है, देखो ये वाली फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट लाइन में, ये टोटल कॉस्ट लाइन थी ना, अगर इसमें आप फिक्स वाले को हटा दोगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन भी ले सकते हो आप। बस मान के चलो कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपकी लाइन है टोटल कॉस्ट लाइन की, इसमें से देखो फिक्स कॉस्ट अगर माइनस कर दोगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है आपका। ठीक है, इतना वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, किसी भी यूनिट पे आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है देखो वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिया ही हुआ है, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताता हूँ, फिर बाकी वाले टर्म्स भी बताने पड़ेंगे जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। दिस एंगल इज फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन एट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाता क्या है, ये रेट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग दिखा रहा है आपकी। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जब ब्रेक इवन पॉइंट को आप ब्रीच कर रहे हो तो कितनी तेजी से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतना आप प्रॉफिट एरिया आपका बढ़ जाएगा। एग्जांपल देता हूँ आपको मैं पेन से, पेन एक्टिवेट करता हूँ। अब मान लो ये जो मेरा सेल लाइन था इसको मैं बढ़ा के ऐसे करता हूँ, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे, मतलब जो एंगल है कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर बड़ा, अगर ये बड़ा हो गया ऐसे करके, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी बड़ा हो जाएगा, तो ये लाइन यहाँ तक जाएगी, तो देखो प्रॉफिट एरिया थोड़ा सा बढ़ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा उतना रेट ऑफ प्रॉफिट जनरेशन भी आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा भी देता हूँ, समझ में आई बात आपको, रुको। ठीक है, तो दिस एंगल शोज दैट रेट एट विच द प्रॉफिट इज अर्नड
वंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच्ड द वाइडर द एंगल द ग्रेटर इज द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यही मैंने आपको सिखाया था अभी। अ लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस विद अ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स एक्सट्रीमली फेवरेबल पोजीशन। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले आप ये भी समझो। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप जितनी सेल कर रहे हो वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब आप सेफ हो। ब्रेक इवन पॉइंट तक आप पहुंच गए तो आप सेफ हो गए, इसके बाद जो भी सेल करोगे सब प्रॉफिट पे कन्वर्ट होने वाला है आपका। भाई खाली वेरिएबल कॉस्ट ही तो निकलेगा, इसके आगे का फिक्स कॉस्ट तो आपने रिकवर कर ली ना यहाँ तक पूरी पूरी। तो इसके आगे जो भी प्रॉफिट है, इसके आगे जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से आप फिक्स कॉस्ट तो नहीं निकालोगे, फिक्स कॉस्ट तो रिकवर कर चुके हो यहीं तक। जो आगे आप प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हो उसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे, बाकी सारे के सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके आगे जो भी आपकी सेल होगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब आप सेफ हो बिल्कुल। आपको पता है कि इसके आगे जो भी सेल करोगे सबके सब प्रॉफिट ही देने वाले हैं, आपको लॉस नहीं होगा इसके आगे की सेल पे, इसीलिए इसका नाम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा गया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने समझा दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझा दिया, देखो लिखा भी हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स एंड द ब्रेक इवन सेल्स। मतलब ब्रेक इवन सेल्स ये रखी, और जो भी आपकी एक्चुअल सेल है या एक्सपेक्टेड सेल है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, चाहे रुपए के टर्म में ले लो चाहे यूनिट के टर्म में ले लो। देखो यूनिट के टर्म में भी लिखा हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल था यूनिट के टर्म में 12 और यहाँ 20, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8000 यूनिट आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई, और यहाँ पे मनी की टर्म में हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जितनी भी सेल कर रहे हो, चाहे वो यूनिट के टर्म में हो चाहे वो वॉल्यूम के टर्म में हो, दोनों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलोगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझा दिया मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट समझा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा दिया, वेरिएबल कॉस्ट समझा दी, फिक्स कॉस्ट समझा दी, टोटल कॉस्ट लाइन समझा दिया। अच्छा लॉस एरिया क्या है? लॉस एरिया बड़ा सिंपल है, देखो सेल लाइन यहाँ पे नीचे है, कॉस्ट लाइन ऊपर है, तो कॉस्ट ज़्यादा है सेल कम है तो ये लॉस एरिया है। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाओगे तो सेल लाइन ऊपर है ज़्यादा है, कॉस्ट लाइन कम है, तो जो बचा है वो प्रॉफिट एरिया है। खत्म, ये ग्राफ पूरा खत्म हो गया इसी के साथ। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले पे। देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी सब समझने वाले हैं। फॉर्मूला क्या याद रखोगे? सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बस। सारे के सारे फॉर्मूले आप इसी से डिराइव कर सकते हो, कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले लिया तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बचा, तो आपका यही फॉर्मूला यहाँ बना दिया इन लोगों ने। अच्छा, अब आप क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, ऊपर वाले जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला, इसमें क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है एस से, एस से मल्टीप्लाई कर दिया, एस से डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं किया है। तो एस माइनस वी डिवाइड बाई एस, ये किया। तो यहाँ पे जो ये आया है आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करोगे सेल की वॉल्यूम से तो क्या आता है? पीवी रेशियो आता है, यही तो होता है पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स वॉल्यूम। तो इसकी जगह क्या लिख दिया इन्हें, देखो यहाँ पीवी रेशियो लिख दिया, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको आप इससे नहीं भी याद करोगे तो सिंपली मैं समझा दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, याद हो जाएगा अपने आप। ये तो याद करना नहीं है, ये तो खाली स्टेप है, याद ये फॉर्मूला करना है, बट समझ लो। सेल है, सेल को अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, पीवी रेशियो क्या दिखा रहा है कि इस सेल में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। पीवी रेशियो का मतलब यही है, परसेंटेज में भी होता है पीवी रेशियो, डेसिमल में भी हो सकता है। पी मतलब कंट्रीब्यूशन, पी मतलब सेल वॉल्यूम, तो सेल वॉल्यूम का कितना परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन है, पीवी रेशियो का मतलब यही है। जब उस परसेंटेज को सेल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा क्या? कंट्रीब्यूशन ही तो आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही दिखा रहा है ये, तो इसीलिए लिखा है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को फिक्स प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी बोलते हो गया। अच्छा, ब्रेक इवन सेल को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो फिक्स कॉस्ट आएगा, क्यों? हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ब्रेक इवन सेल पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। ब्रेक इवन सेल का अगर कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो फिक्स कॉस्ट को पूरा पूरा कवर कर लेगा वो, क्योंकि बीईपी में क्या होता है, प्रॉफिट तो जीरो होता है। भाई अगर ब्रेक इवन सेल का कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो मतलब क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो? फिक्स कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी। प्रॉफिट तो जीरो है तो बचा क्या? खाली फिक्स कॉस्ट। इसीलिए ब्रेक इवन सेल का पीवी रेशियो करने पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट आता है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि ब्रेक इवन सेल यहाँ वॉल्यूम पे है, यहाँ यूनिट पे नहीं है, वॉल्यूम पे है। ब्रेक इवन सेल का अगर पीवी रेशियो निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, बट ब्रेक इवन सेल पे कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो जीरो है ब्रेक इवन सेल पे, तो खाली फिक्स कॉस्ट आ गया, और इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गया। सेम फॉर्मूला है, ब्रेक इवन सेल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके इधर बन जाएगा। इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखा है, ये याद नहीं करना है, खाली ये याद करना है, ठीक है, समझना है मतलब। और इसी को ऐसे लिख दिया, देखो बात फिर से वही बात हो गई। तो फॉर्मूले में याद क्या करना है? कुछ नहीं याद करना है। देखो मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ,
जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के बताया था, सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। खाली यही याद करना पड़ा, ये याद नहीं करना पड़ा, ये तो स्टेप याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना पड़ा, ये भी याद नहीं करना पड़ा, और इसी इसी का ये लिखा हुआ है फॉर्म, ये भी याद नहीं करना पड़ा। सारे फॉर्मूले अपने आप बना लोगे, ठीक है। और ये भी वही लिखा हुआ है वही जो भी बताया था। सेल का अगर पीवी रेशियो करोगे तो कंट्रीब्यूशन आता है, अभी समझाया नहीं था मैंने लिख के। सेल का कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो, सेल का पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन ही तो आएगा, यही तो यहाँ पे किया था। तो सेम फॉर्मूले को दोबारा दोबारा लिखा है, याद कुछ नहीं करना है, याद यही चीज करनी है बस। सारे फॉर्मूले में समझा दे रहा हूँ आपको। हाँ, एग्जाम में यूज करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, समझ में आ गया तो। पीवी रेशियो क्या होता है, उल्टा कर दिया, इसी को कन्वर्ट, इसी को ट्रांसपोज कर दिया है। मतलब कि पीवी रेशियो को यहीं रखा और इस सेल को नीचे रख दिया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के नीचे रख दिया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल कर दिया। और पीवी रेशियो परसेंटेज में निकाल सकते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। यहाँ लिखा है ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल वो सेल है जहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, उसके बाद की जो सेल हुई वो सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब यहाँ पे टोटल सेल की बात कर रहा है सिंपली। तो इसको लिखा तो ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बट पढ़ोगे इसको टोटल सेल। टोटल सेल का पीवी रेशियो करोगे क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, अभी तो पढ़ के आए थे। तो लिखा इनडायरेक्टली ऐसे है, पर ये भी याद नहीं करना पड़ेगा, बात तो वही है। अच्छा, ब्रेक इवन सेल का पीवी रेशियो करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अलग से पीवी रेशियो करो, तब भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ही आएगा। भाई इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और क्या किया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही तो लिखा है यहाँ पर भी, खत्म। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन सेल के आगे जो भी सेल हो रही है उसका अगर पीवी रेशियो निकालोगे, उसका अगर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, तो क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो जो भी बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैंने पहले भी सिखाया था अभी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर पीवी रेशियो निकालोगे, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे, कंट्रीब्यूशन निकालोगे, वो सारा का सारा प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ठीक है भाई। और पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला भी पढ़े पढ़ चुके हैं। तो देख रहे हो, कोई फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, सब की सब खाली अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाता है, ठीक है भाई। एक और फॉर्मूले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय की फैक्टर। इसको छोड़ दो अभी, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल माइनस बीएस, ये हम पढ़ के आ चुके हैं भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, पूरा का पूरा सेल किया और माइनस ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दिया, यही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। या फिर आप ये भी कह लो कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर आप पीवी रेशियो निकालोगे, ये पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो प्रॉफिट बन के आता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ब्रेक इवन सेल को ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बात वही है जो हम करके आ रहे हैं अभी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअली में है क्या, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स है, इसको ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे, तो ब्रेक इवन सेल को इधर भेज दिया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इधर भेज दिया, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, रेशियो में निकालोगे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, तो कैसे निकालोगे, तो रेशियो कर देना, ऊपर लिख देना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब टोटल सेल माइनस बीएस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और टोटल सेल से कंपेयर कर लेना। अगर रेशियो में निकालने को आएगा क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऊपर रखना, नीचे टोटल सेल से कंपेयर कर देना बस, तो रेशियो में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आते हैं भाई हम एमसीक्यूज पे इसके। मार्जिनल कॉस्टिंग पूरी पूरी खत्म हो गई आपकी, इतना कर लोगे और यही मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना। कितनी स्लाइड्स में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म करा दी है क्रिस्प नोट्स में, सिर्फ 13 स्लाइड्स है, क्योंकि पहली वाली तो इंट्रोडक्शन है। 13 पेजेस में, 13 स्लाइड्स में इनफैक्ट पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म है, वो भी अच्छे से। इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना, कुछ और कहीं से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सारा बेड़ा पार इसी से हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करते हैं। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स व्हाट, प्राइम कॉस्ट, जी नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट प्रोडक्ट में हमने पढ़ के आए थे यार, प्राइम कॉस्ट भी लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी लेते हैं, तो आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, अभी पढ़ के आए हम। रिपोर्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय व्हाट, ट्रीटिंग ऑल द कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट नहीं, एलिमिनेटिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अकाउंट नहीं, मैचिंग वेरिएबल कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड ट्रीटिंग फिक्स कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट, बिल्कुल सही है यही। कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट को आप पीरियड कॉस्ट लेके चलो, मैचिंग प्रिंसिपल यही बोलता है, और फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट लेके चलो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट, पीरियड कॉस्ट आर व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट जनरली नहीं होते हैं, फिक्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो फिक्स कॉस्ट ही होगा। जनरली पीरियड कॉस्ट में हम फिक्स कॉस्ट ही रखते हैं, जब भी वो अकर होंगे उस अकाउंटिंग पीरियड में उसको रख दोगे। व्हेन द सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट्स आर सेम देन प्रॉफिट अंडर, देखो ये हम करके आए थे,
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाला। अगर सेल और प्रोडक्शन बराबर हैं, मतलब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रहा है, तो लिखा है व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स आर सेम, तो प्रॉफिट दोनों सेम होंगे, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग ले लो चाहे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ले लो, दोनों के प्रॉफिट सेम होंगे। अभी पढ़ के आए थे हम पहले, जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, याद है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसा पढ़ा चुका हूँ, खाली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू। व्हेन सेल एक्सीड्स द प्रोडक्शन देन प्रॉफिट अंडर विच इज गोइंग टू बी हायर। देखो, सेल एक्सीड कर रहा है प्रोडक्शन को, मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम है ओपनिंग स्टॉक से। बात समझना, सेल ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, मतलब आपका जो ओपनिंग स्टॉक था और जो क्लोजिंग स्टॉक था इसमें डिफरेंस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो गया है और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया है। जितना बनाया था उससे ज्यादा आपने बेच दिया, और अगर आपने ज्यादा बेच दिया है, पिछले साल का जो कॉस्ट होगा वो क्लोजिंग स्टॉक में, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल के ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिख गया मुझे, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो यही आंसर है, ये भी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज व्हाट? प्राइम कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ लग रहा है, बट बाकी ऑप्शन ही पढ़ते हैं क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का जो पोर्शन था वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूज कर रहे थे, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का। ठीक है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं नहीं ले रहे थे, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो की बात कर रहा है। पीवी रेशियो में कह रहा है कि प्रॉफिट टर्म क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये मिस नॉमर है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रॉफिट का मतलब पीवी रेशियो में प्रॉफिट नहीं होता है, क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए मिस नॉमर है ये, ऑप्शन नंबर सी। फैक्टर्स विच चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्रेक इवन पॉइंट को चेंज कर देगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट को चेंज कौन कौन करता है? ब्रेक इवन पॉइंट का हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, तो मैंने आपको सिखाया था फिक्स कॉस्ट करोगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे। ठीक है, यही तो बताया था। तो मतलब अगर इनमें कुछ चेंज आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आएगा। तो फिक्स कॉस्ट में अगर चेंज आया तो ब्रेक इवन पॉइंट में बिल्कुल चेंज आएगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया तो, अच्छा यहाँ से जो कंट्रीब्यूशन निकाला है, कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं? पर यूनिट। जो सेल है पर यूनिट माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, जो सेल है पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, इसी से तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर सेल चेंज करो, अगर सेलिंग प्राइस चेंज करोगे तो भी फर्क पड़ जाएगा बीईपी को, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं। और वेरिएबल कॉस्ट चेंज करोगे तब भी बीईपी को फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है ना, ये फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है और कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, और कंट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है सेल और वेरिएबल कॉस्ट पे। तो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों ही आंसर होंगे, ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द आंसर है। ठीक है, चलो, आईसीआई की क्वेश्चन है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली उतर के आ सकते हैं और आए हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये सब। इफ पीवी रेशियो इज 40%, मतलब कंट्रीब्यूशन 40% है, तो बाकी का क्या होगा? बड़ा आसान है, अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है, तो इसके अलावा बचा क्या? वेरिएबल कॉस्ट बचा, तो 60% क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो सिखाया था ना, सेल क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मिला के कंट्रीब्यूशन होता है। तो कह रहा है अगर 40% कंट्रीब्यूशन है तो 60% वेरिएबल कॉस्ट होगा, और क्या। पीवी रेशियो ऑफ अ प्रोडक्ट इज 0.6, मतलब 60% है। प्रॉफिट 9000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, सिंपल आपको फॉर्मूला करना है। प्रॉफिट हमने क्या सीखा था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पीवी रेशियो, फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर पीवी रेशियो करते हो तो डायरेक्टली प्रॉफिट आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो फिक्स कॉस्ट तो कवर हो चुका है ऑलरेडी, तो जो भी आएगा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट दे रखा है 9000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, ये 0.6 दे रखा है, ट्रांसपोज कर देना, आ जाएगा 15000। सिंपल है, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अ कंपनी रिपोर्ट्स सेल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40,000। एक कंपनी ने रिपोर्ट किया 2 लाख का सेल और कंट्रीब्यूशन तो 40,000, पीवी रेशियो निकालना है। तो करना क्या है, पीवी रेशियो में क्या करते हो भाई? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपका सेल, इसको डिवाइड ही तो करना है, और क्या करना है। ये आपका 40, 3 4 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 4/20 बचेगा, 4 5 20, 1/5 आ रहा है। तो 1/5 कितना होता है? 20% होता है 1/5। तो 1/5 20% होता है, तो आंसर इसका 20% ही होना चाहिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 40 रुपीज पर यूनिट एंड अ पीवी रेशियो इज 40%। प्रोडक्ट को बेचा गया है 40 रुपए में, पीवी रेशियो 40% है।
ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, मतलब 40 का 40 रुपये का अगर तुम 40% निकालोगे तो आ जाएगा 16। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 16 पीस, और ये कंट्रीब्यूशन आ गया। कह रहा है फिक्स कॉस्ट 60,000 है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो अभी हमने करके आए थे, तो आसान हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट कितना होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही तो होता है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। तो फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? 60,000। 60,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन निकाल के रख दिया मैंने आपके सामने, 16 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3750 आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब आ जाता है। डिटरमाइन द ब्रेक इवन क्वांटिटी इफ द सेलिंग प्राइस इज 100, पीवी रेशियो इज 40%, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 30,000। सेम क्वेश्चन है जो पहले पढ़ा था, खाली डेटा अलग है। सेलिंग प्राइस 100 है, पीवी रेशियो 40 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 40, टोटल फिक्स कॉस्ट है 30,000। 30,000 डिवाइड बाय 40 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो मतलब 3,000 डिवाइड बाय 4 करोगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 750। ठीक है, देखो इन्हें भी यही कर रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। देख लें, यही कर रखा है, इन्हें कुछ और कर रखा है। अच्छा, इनने दूसरे तरीके से कर रखा है कुछ, पता नहीं क्या कर रखा है इनने, पता नहीं क्या कर रखा है। मैंने जो कर रखा है वो ये है, इसको करके देख लेते हैं आंसर सेम है कि नहीं है। 4 7 28, 20 4 5 20, बिल्कुल सही है, 750 आ रहा है। देखो भैया मैंने कर रखा है, 750 आ गया, इनका भी 750 ही आया है। इन्हें तरीका क्या लगाया मुझे नहीं पता, बट जो मैंने बताया है वैसे कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन द सेल्स इज 25,000, पीवी रेशियो 40%, फिक्स कॉस्ट इज 20,000, कैलकुलेट दी प्रॉफिट और लॉस। सेल दे रखा है 25,000, पीवी रेशियो 40% दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है आपको। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लो, 25,000 का 40% निकाल लो। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, कितना आएगा? 10,000 आएगा। 10,000 आ गया। और एक मिनट, ये तो गलत हो रहा है कुछ, रुको रुको रुको। 25,000 का, अच्छा क्या पता सही हो। अच्छा सही है, सही है, सही है, ये लॉस आ रहा है। वो मुझे लगा कि फिक्स कॉस्ट देखो 20,000 है और कंट्रीब्यूशन आ रहा है 10,000। कंट्रीब्यूशन कम है। हाँ, लॉस भी हो सकता है ना, क्वेश्चन में प्रॉफिट थोड़ी बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ऑपरेटिंग रिजल्ट, तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रिजल्ट में तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही किया है मैंने, गलत नहीं किया है। 10,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया और फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो यहाँ लॉस हो गया 10,000 का। यहाँ क्या हो गया? लॉस हो गया। अरे भाई, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं। यहाँ फिक्स कॉस्ट आपका 20,000 है, 20,000 इधर आएगा, तो 10,000 माइनस 20,000 हो जाएगा, तो ये तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस 10,000। तो प्रॉफिट कहाँ हुआ? ये तो लॉस हुआ माइनस का, तो लॉस ऑफ 10,000 आंसर होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज इंटरचेंजेबली विद द मार्जिनल कॉस्टिंग? भाई इसको डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो आंसर है ऑल ए, बी एंड सी। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इसे टोटल कॉस्टिंग लेते हैं ना, फिक्स वाला भी लेते हैं, तो इसका नाम टोटल कॉस्टिंग होता है। इन अ शॉर्ट टर्म मेक और बाय डिसीजन यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज कंसिडर्ड इररिलेवेंट? शॉर्ट डिसीजन में हम फिक्स कॉस्ट को इररिलेवेंट मानते हैं, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट का मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होना चाहिए। शॉर्ट डिसीजन में खाली हम वेरिएबल कॉस्ट को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द आउटपुट। ठीक है, उसी पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल भी कर सकते हो, खाली आउटपुट के जरिए ही कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? हम पढ़ के आए थे, टोटल सेल में से ब्रेक इवन सेल माइनस कर देंगे अगर, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं, एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल और बजटेड सेल ओवर ब्रेक इवन सेल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। ओके, अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 कंसेक्यूटिव पीरियड, सेल ऑफ 3,80,000 और 4,20,000, नेट प्रॉफिट दे रखा है, पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, याद करो, वो था चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। कुछ याद आ रहा है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, तो वही फॉर्मूला लगा दोगे। अब चेंज इन प्रॉफिट निकाल दोगे इसमें से, 3,80,000 और 4,20,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40,000। और आपका जो चेंज इन प्रॉफिट है वो भी निकाल दोगे, माइनस करके आ जाएगा 16,000। दोनों को डिवाइड कर दोगे, पीवी रेशियो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। या फिर एक और फॉर्मूला है,
चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, ये पढ़ के आ चुके हैं हम। कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स गिवन दैट टोटल सेल इक्वल्स टू 9 लाख एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, पीवी रेशियो इज 2/3। ब्रेक इवन सेल निकालना है। अरे तो बड़ा आसान है, देखो सेल दे रखी है 9 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दे रखा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, ब्रेक इवन सेल होता है। तो पीवी रेशियो तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको। टोटल सेल अगर 9 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो बचा हुआ 60% क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल। आंसर आ जाएगा भाई, 60% निकाल दो इसका, 5,40,000 इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन दी प्रॉफिट अमाउंट। सेल दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, पीवी रेशियो है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, सेल डिवाइड बाय, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट क्या होता है, सेल मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो सेल को मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हो, कंट्रीब्यूशन निकालते हो, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट आ जाता है। सेल आपको दे ही रखा है, पीवी रेशियो दे ही रखा है, सेल मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो कर दो, 8 लाख का 30% कर दो और फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल है, अभी पढ़ के आए थे हम। इसका आंसर है 40,000। इफ अ कंपनी incurs a fixed cost of 30,000 and maintains a PV ratio of 20%, okay, what is the break even point in terms of sales value? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है और पीवी रेशियो भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीवी रेशियो होता है, ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का जो यूनिट्स में फॉर्मूला होता है, यूनिट में फॉर्मूला होता है, वो हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पढ़ा था। ये पढ़ा था हमने यूनिट के लिए, मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमको यूनिट पे निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें पीवी रेशियो दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है पीवी रेशियो। तो इसका हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, पूछो क्या। याद करो, अगर ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास है सेल्स वॉल्यूम में, ठीक है, और उस सेल्स ब्रेक इवन सेल्स जो है वॉल्यूम के टर्म्स में, जो भी ब्रेक इवन सेल्स है उसका अगर मैं पीवी रेशियो निकालता हूँ, ब्रेक इवन सेल का पीवी रेशियो निकालता हूँ, ठीक है, तो हमारा फिक्स कॉस्ट आता था। कुछ चमक रहा है, क्योंकि पीवी रेशियो में कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में आपका फिक्स कॉस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन क्योंकि ये ब्रेक इवन सेल है इसलिए प्रॉफिट तो जीरो होगा ना, इसलिए खाली फिक्स कॉस्ट आएगा। अब ये फॉर्मूला आपको मिल गया, ड्राइव करके दिखा दिया मैंने, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको निकालना था एक्स, पीवी रेशियो 20% दे रखा है, 20/100 कर दो, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 30,000, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 20 को 100 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 15 आ जाएगा। तो 1,50,000 मेरा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ा आसानी से हो जाता है। घर में प्रैक्टिस कर लेना दोबारा। हाँ, इतना आसान नहीं जितना आसानी से मैं कर ले रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुरंत फॉर्मूले को माइंड में ही ड्राइव कर ले रहा हूँ। और आपको लेक्चर को बार बार रिपीट मोड में देखना पड़ेगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे, फिर प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस भी करोगे तो बार बार करना पड़ेगा, 5-6 बार करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को आपको, तब आपको आएगा ये। ठीक है, ये मैं सोचना कि एक बार में आ जाएगा। देखो आंसर है ये 1,50,000। हाउ डज एन इंक्रीज इन द फिजिकल सेल्स वॉल्यूम इम्पैक्ट द पीवी रेशियो। देखो इसमें इम्पैक्ट पूछ रहा है। पीवी रेशियो आपका क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, यही तो होता है। अब बोल रहा है कि अगर फिजिकल सेल वॉल्यूम को अगर बढ़ाओगे तो पीवी रेशियो पे क्या चेंज पड़ेगा। पहली बात तो भाई पीवी रेशियो पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो पीवी रेशियो जो आपका आता है, मैंने अभी बताया था ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स बताया था ना, देखो इन्हें भी लिखा है कंट्रीब्यूशन और सेल। तो पीवी रेशियो क्या है हमारा, अगर पर यूनिट की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कर सकते हो, चाहो तो पूरी यूनिट को मिला के कर दो। अगर पर यूनिट कर रहे हो कंट्रीब्यूशन, तो नीचे भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस कंट्रीब्यूशन को चेंज कर दे या फिर इस सेलिंग प्राइस को चेंज कर दे, कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस कंट्रीब्यूशन को चेंज कर दे, और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो सेलिंग प्राइस को चेंज कर दे या फिर वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर दे, ठीक है, वो पीवी रेशियो को इम्पैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे फिजिकल सेल वॉल्यूम बढ़ रही है, फिजिकल सेल वॉल्यूम से पीवी रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी वही है और वेरिएबल कॉस्ट भी वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज़ है, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये भी होता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चाहो ऐसे बोल लो चाहो ऐसे बोल लो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बोल रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज अगर कर दोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा पीवी रेशियो को, तब भी देखो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी सिखाया था पीवी रेशियो क्या होता है। मैं पीछे वाली स्लाइड खोल देता हूँ, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा।
कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन कैसे बनेगा? सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट से। तो अगर सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में किसी एक में कोई चेंज आएगा तो ही पीवी रेशियो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। यहाँ पे तो आप फिक्स कॉस्ट चेंज कर रहे हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट? यहाँ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पीवी रेशियो आपका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, यही तो है। अब बोले अगर वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा भाई। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट मान के चलोगे, वेरिएबल कॉस्ट को अगर कम कर दोगे तो ये कंट्रीब्यूशन जो आया है ये अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो पीवी रेशियो भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो पीवी रेशियो इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द आंसर है, इजी क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेज हाउ डज द पीवी रेशियो रिएक्ट? अब देखो बोल रहा है सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, फिर वही बात हो गई। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो फिर से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो पीवी रेशियो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा, अभी सिखाया था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट ये दो फैक्टर आपको देखना है। इफ बोथ ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय द एग्जैक्टली 10%, व्हाट हैपेंस टू द पीवी रेशियो? देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, दोनों चीजें एग्जैक्टली 10% से बढ़ रही हैं। दोनों चीजें एग्जैक्टली 10% से बढ़ रही हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी पड़े। ये 10 रुपए का सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट मान लो 5 रुपए है। इसको अगर 10% से मैं बढ़ाऊं, इस सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ाऊं तो कितना बढ़ जाएगा ये? अगर इसका 10% निकालूंगा तो 1/10 होता है, तो 1 रुपये बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगी 11 रुपये। ठीक है, अच्छा पहले अगर मैं इसका पीवी रेशियो निकाल, ये वेरिएबल कॉस्ट है, पहले अगर मैं इसका पीवी रेशियो निकालता तो कितना आता? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करता कंट्रीब्यूशन के लिए तो 5 रुपये होता, डिवाइड बाई सेल्स करता कितना आता? 1/2। ठीक है, अब नया निकाल के देखते हैं। सेलिंग प्राइस हो गया 11, 10% से बढ़ा दिया। वेरिएबल कॉस्ट पुरानी 5 थी, 10% से बढ़ा दूंगा तो 0.5 बढ़ जाएगी, 5.5 आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन भी आएगा 5.5। क्यों? अरे बाबा सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे ना, 11 माइनस 5.5 करोगे तो 5.5 ही तो आएगा। और सेलिंग सेलिंग प्राइस कितनी है? 11 है। दोबारा से डिवाइड करो, फिर से 1/2 आया। कोई चेंज आया क्या पीवी रेशियो में? कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर कोई एक बढ़ रहा होता तो पीवी रेशियो चेंज होता, अगर दोनों ही सेम परसेंटेज से बढ़ रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आया। बस खत्म। इतना आपने कर लिया तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको कोई नहीं हरा सकता। इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, 3 बार देख लेना कम से कम, और पीडीएफ को कम से कम 4 बार रिवाइज कर लेना। बस मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इस लेक्चर को। चलो भाई, आई होप आपने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। सारे फॉर्मूले के लॉजिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। और यही विजय बैच की खासियत है।